हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। सुपरपोजिशन भी थ्योरम ही है एक्चुअली। सुपरपोजिशन थ्योरम या प्रिंसिपल तो आपने बहुत पढ़ा होगा, राइट? अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है या थ्योरम बोल दो आप इसको, वो ज़्यादा सही रहेगा। ये सुपरपोजिशन जो थ्योरम है, इसके अंदर काम वही करते हैं जो हम नॉर्मल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में करते हैं, लेकिन ये नेटवर्क के थ्रू करेंगे। देखना कैसे। और इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम फॉर श्योर। रेसिप्रोसिटी थ्योरम एक थ्योरम है जिसको हम थ्योरम को जनरली प्रूव करते हैं, राइट? और सुपरपोजिशन को भी प्रूव करने की जरूरत रहती है, बट हमारा जो काम है वो एप्लीकेशन पार्ट का है। तो सुपरपोजिशन से तो क्वेश्चन बनेंगे भी सही, लेकिन रेसिप्रोसिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। रेसिप्रोसिटी को आप सिर्फ स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें दिमाग में रखना है कि आगे कभी सर्किट में हमें यूज़ करना पड़ जाए तो आप कर सके, और इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन सुपरपोजिशन के हम न्यूमेरिकल विद स्टेटमेंट इसकी पढ़ेंगे। रेसिप्रोसिटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल जब आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आई आते हैं, कभी कभी इसके न्यूमेरिकल दिखा दूंगा मैं आपको कि कैसे, थोड़ा बहुत हिंट देके। ठीक है। आई सुपरपोजिशन थ्योरम या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। वो क्या कह रहा है, अगर मैं इसको पहले नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो, या आप नॉर्मल पहले क्या, ऐसे मैं आपको लिख देता हूँ अभी, देखना ध्यान से। द voltage across an element in a linear circuit is algebraic sum of voltage across that element due to each independent source acting alone। अभी क्या लिखा हुआ है, अभी पढ़ने में तो बहुत अजीब लग रहा है। वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन लीनियर सर्किट इज अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दैट एलिमेंट ड्यू टू ईच सर्किट या ईच सोर्स। अब देखो, सबसे पहले हमारे सर्किट में बहुत सारे सोर्स लगे होते हैं, जैसे ये रहा, इसके अंदर एक ये सोर्स लगा हुआ है, एक ये सोर्स लगा हुआ है, राइट? इंडिपेंडेंट सोर्सेज, राइट? अभी जैसे इसकी बात हो रही है वैसे हमारे पास कोई भी सर्किट हो सकता है। मान लो ऐसा कुछ है, ये 2 वोल्ट का सोर्स है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसा कुछ लगा हुआ है, ये हमारे पास 3 वोल्ट का सोर्स है। तो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है बीच में जो मैंने आपको दिखाया। तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमें बोल क्या रही है? रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमें बेसिकली ये बात बोल रही है कि अगर मेरे को इस सर्किट में मान लो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालना है, तो एक तो तरीका है आप पूरा किरचॉफ लॉ लगाओ, पूरा सारी बैटरीज को इंक्लूड करो। किरचॉफ लॉ तो चलो सुपरपोजिशन में भी हमें थोड़ा बहुत यूज करना पड़ेगा, बट एक तरीका ये है कि हम इसको सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करें, पूरा इसका क्या कर दे हम, अपना आराम से सुपरपोजिशन, सॉरी, किरचॉफ के लॉज लगा के या कैसे भी सीरीज पैरेलल करके पूरी सारा कुछ करके सोल्व करें। मान लो इस एक्स रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज निकालनी है, तो हम ऐसे या करंट निकालना है, कुछ भी। सपोज वोल्टेज निकालनी है इसके अक्रॉस, तो पहले क्या, टोटल वोल्टेज निकाल देंगे, पहले टोटल करंट निकालेंगे, फिर टोटल वोल्टेज निकाल के टोटल वोल्टेज का ये वाला पार्ट देखेंगे, फिर इसके अंदर ओम्स लॉ लगाएंगे, वी इज इक्वल टू आई आर करेंगे, ऐसे निकालेंगे। बहुत लंबा मेथड, राइट? सेकंड तरीका क्या है, सुपरपोजिशन क्या कहती है? सुपरपोजिशन कहती है कि आपके जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे किसी और वैल्यूज पर, राइट? तो जैसे यहाँ पर 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, इनकी वैल्यू ऐसे ही है, इंडिपेंडेंट। तो आप क्या करो, उनमें से एक जो सोर्स है उसको ऑफ कर दो, उसको बंद कर दो। ठीक है, बंद कर दो। और दूसरे सोर्स की वजह से जहां पर आपको वोल्टेज निकालनी है या करंट निकालना है मेजर कर लो। फॉर एग्जांपल ये 2 वोल्ट है, इसको मैं हटा दूं, या हटाऊंगा कैसे, इसको शॉर्ट सर्किट करके, इसको एक इसकी जगह एक सिंपल उस दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया, ऐसे समझो। अब सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस इस 3 वोल्ट, अब इस पूरे सर्किट को सोल्व करना आसान होगा क्योंकि एक ही वोल्टेज सोर्स है। इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लो, V1। दूसरी बार क्या करो, दूसरी बार क्या करो, इस वाले सर्किट को, दूसरी बार इस वाले सर्किट को बंद कर दो और इसको ओपन कर दो। तो अब क्या हो जाएगी कंडीशन, ये वैसे ये बंद हो जाएगा,
ऐसे, और यहाँ हमारे पास क्या लग जाएगा, ये 2 वोल्ट का सोर्स। अब फिर से इसके अक्रॉस V निकालो, मान लो वो V1 डैश आ गया। आपने जो V1 निकाला और V1 डैश निकाला, दोनों को ऐड कर दो, ये एक्चुअल वोल्टेज आएगी इसके अक्रॉस। समझ में आया? यही वो बोल रहे हैं, एक बार ध्यान से देखो। द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन लीनियर सर्किट, ये एलिमेंट था मेरा X, इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज निकालनी थी, ठीक है। इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस दैट एलिमेंट ड्यू टू ईच इंडिविजुअल सोर्स, ईच इंडिपेंडेंट सोर्स। मतलब अगर x के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो पहले क्या करो, आप इस वाले सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके सिर्फ 3 वोल्ट की वजह से निकालो। 3 वोल्ट वाले सोर्स की वजह से इसके अक्रॉस वोल्टेज आई V1। फिर इसको बंद करके इसकी वजह से निकालो, इसके अक्रॉस वोल्टेज आई V1 डैश, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। बात साइन के साथ ऐड करना है, जैसा साइन आएगा वैसा ही, ठीक है, ध्यान रखना। तो यही बोला हुआ, दोबारा पढ़ लेते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस an element in a linear circuit is the algebraic sum of voltage across that element due to each independent source acting alone। ठीक, मतलब x के अक्रॉस जो मैंने वोल्टेज निकाली है वो V1 प्लस V1 डैश करी है, वो V1 तब आया था जब मैंने 2 वोल्ट वाले को शॉर्ट सर्किट किया था, V2 जब आया था जब मैंने 3 वोल्ट वाले को शॉर्ट सर्किट किया था। अब बात ये होती है कि सपोज ये रहा, एक तो वोल्टेज सोर्स होते हैं हमारे पास कभी कभी सर्किट में, और कभी कभी करंट सोर्स भी होते हैं, आपको पता हो तो ऐसा दिखाते हैं करंट सोर्स। तो अगर मान लो करंट सोर्स लगाओ, वोल्टेज सोर्स लगाओ, है ना, यहाँ पर एक करंट सोर्स भी लगा देता हूँ सॉरी, धीरे धीरे समझ में आएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाई बीएससी के टॉपिक्स है मेरी, ठीक है। ये ज़्यादातर पूछे तो नहीं जाते, बट क्योंकि अब सिलेबस में दे रखे हैं तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम ज़रूर देखेंगे, ठीक है। हमने सिलेबस देना है तो हम इम्पोर्टेंट पार्ट करने की कोशिश करेंगे और जल्दी करने की कोशिश, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, फिजिक्स में टाइम लगता है। देखो ध्यान से, वोल्टेज, अब मैंने बोला ना इनको ऑफ कर देंगे एक सोर्स को। अभी इस वोल्टेज को सोर्स को ऑफ बंद, मतलब एक बार मैं इस वोल्टेज की सोर्स, इस सोर्स की वजह से रीडिंग देखूंगा, एक बार इसकी वजह से रीडिंग देखूंगा, फिर ऐड कर दूंगा, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो। वोल्टेज को जब ऑफ करना है तो वो कैसे होगा, वोल्टेज का सोर्स ऑफ होता है उसको क्या करके, शॉर्ट सर्किट करके। और जो करंट का सोर्स है, करंट का सोर्स ऑफ कैसे होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट का मतलब क्या है, अगर ये करंट सोर्स है, इसमें से मैंने को ऑफ करना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, इस सर्किट को ओपन कर दूंगा ऐसे, करंट सोर्स को हटा के, ये ऑफ हो गया। अच्छा, अब मान लो उसको मैंने शॉर्ट सर मतलब उसको मैंने ऑफ करना है, तो इसको तो वैसे का वैसे रख दो वापिस। इसको ऑफ करना है तो इसको हमेशा शॉर्ट सर्किट कर, शॉर्ट सर्किट मतलब वो दोनों वायर्स को मिला दिया आपस में। तो ये बात याद है, ठीक। इसको सुपर पोजिशन थ्योरम, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम बोलेंगे, राइट। अब एक बात बताते हैं यहाँ पर ध्यान से, इसकी कंडीशंस क्या है, कंडीशन बोल दो या वैसे, इसमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट सोर्स देखना है हमें। इंडिपेंडेंट सोर्स है, सिर्फ वही ऑफ करने हैं, डिपेंडेंट सोर्स ऑफ नहीं करने। अब डिपेंडेंट सोर्स मतलब मान लो यहाँ पर एक और वोल्टेज का सोर्स लगा होता, यानी ये या ये वोल्टेज का सोर्स जो लगा हुआ मान लो यहाँ पर, इसकी वैल्यू होती x, या ऐसा बोल दो x, 2x, और यहाँ पर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आ रही होती है x हमेशा, ठीक है, सपोज मान लो। तो देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है और ये वोल्टेज है, ये दोनों एक दूसरे का फंक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करोगे यहाँ पर भी चेंज हो रहेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज का सोर्स पहले लगा हुआ था 3 वोल्ट, वो तो फिक्स ही है, वो तो इंडिपेंडेंट है हमारे पास। लेकिन ये वाला सोर्स जो है वो डिपेंडेंट सोर्स है, ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, राइट, एक्स के ऊपर। तो यानी ये डिपेंडेंट सोर्स है, इसको नहीं ऑफ करूंगा या ऑन करूंगा, हमेशा सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स को ऑफ या
ओन करेंगे, ये हमेशा याद रखें। सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स को, नॉट डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, ये बात याद रखना, नॉट डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स को ऑफ करेंगे, नॉट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वाले को नहीं करेंगे। ठीक है, लीनियर सर्किट्स में यूज होता है ये हमेशा। कहाँ पर यूज होता है? लीनियर सर्किट्स। ठीक है, नॉन लीनियर सर्किट्स में ये कभी भी यूज नहीं होगा। लीनियर सर्किट्स में हमेशा ये यूज होगा, नॉन लीनियर सर्किट में ये कभी भी यूज नहीं होगा। ठीक है, और ज़्यादातर हम इससे थेवेनिन करेंगे, जब वो करेंगे तो आपको धीरे धीरे और पता लगेगी इसके बारे में। पर ये ज़रूर याद रखना, लीनियर सर्किट्स, ठीक है, और इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, ठीक है, मतलब वही आउटपुट और लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसमें आउटपुट और इनपुट की एक स्ट्रेट लाइन आती है। आउटपुट जो वैल्यू है और जो इनपुट वैल्यू है, ठीक है, ये सारी स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। और भी बहुत डेफिनेशंस होती हैं इनकी, धीरे धीरे हम आगे देखते रहेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया। आप कैलकुलेटर का अभी के लिए यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, पर इसको समझना ज़रूरी है। Find the current flowing through 1 ohm resistor by using superposition theorem. Find the current through 1 ohm resistor by using superposition theorem. Just 1 second, let's start. अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा है, फाइंड आउट द करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टर जो है उसके क्रॉस करंट निकालो। 1 ओम ये रहा। अब ये एक एलिमेंट हो गया, इसके क्रॉस अगर करंट निकालना है हमें, तो हमें पहले दो सोर्सेस को सुपरपोजिशन थ्योरम से अगर निकालें तो हम पहले एक सोर्स देखो, दोनों वोल्टेज के सोर्स है, दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स है। बोथ सोर्सेज आर इंडिपेंडेंट। बोथ द सोर्सेज आर इंडिपेंडेंट। अगर बोथ सोर्सेज हमारे इंडिपेंडेंट हैं तो पहले मैं, और देखो एलिमेंट भी दे रखा है, तो अगर 1 ओम के अक्रॉस मेरे को करंट निकालना है तो पहले मैं 130 वाले को शॉर्ट सर्किट कर सकता हूँ, और फिर मैं उसके अक्रॉस करंट निकाल दूँ। फिर मैं 1110 वाले को, 110 वाले को कर सकता हूँ, और उसके बाद उसके अक्रॉस करंट निकाल सकता हूँ। फिर से हमारा दोनों को ऐड कर देंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम हमारे वेरीफाई हो जाएगा। आओ इसको धीरे धीरे आराम से समझ के करेंगे। आइए लेट्स ट्राई। जैसे ये रहा। अब मान लो, देखो मैंने क्या किया, हमने क्या किया, हमने अभी देखो, आप ध्यान से आप क्वेश्चन को ही समझ जाओगे। देखो अब इसमें कौन सा शॉर्ट सर्किट होगा, देखो कौन सी वोल्टेज गायब हो गई, 110 वाली। 110 वाली थी ना, इसको शॉर्ट सर्किट करने का तरीका क्या था, इसको एक सिंपल वायर लगा दिया इसमें, ऐसे दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया। तो देखो ये सिंपल वायर आ गई ना। अब तो हमने किसको शॉर्ट किया है, वी हैव शॉर्टेड 110 वोल्ट। ठीक है, अब इसके अक्रॉस मैंने करंट निकालना है। मान लो मेरे को करंट, याद रखना मेरे को करंट निकालना है 1 ओम वाले में। आओ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पहले थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें, बट ध्यान रखना। यहाँ से करंट निकालते हैं। सपोज ये करंट हो गया हमारे पास I1। ठीक, ये करंट यहाँ गया I1, सेम करंट ही जाएगा अभी तो। अब देखो ये करंट यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। पहला पार्ट हो गया, यहाँ नीचे चला गया, इस वाले में आ गया, वो हो गया I2। और जो चाहे यहाँ पर ऐसे मान लो, यहाँ चला गया I2, क्योंकि हमने I2 ही तो निकालना है। और इसको क्या बोल दो भाई, अगर I1 आया था, I2 यहाँ चला गया, तो बचा हुआ क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, बचा हुआ होगा I1 माइनस I2। पर ध्यान रखना, ये करंट वापस भी तो आएगा, यहाँ पर आएगा फिर से I2, यहाँ से I1 माइनस I2, ये मिल जाएंगे दोनों दोबारा से, I1 माइनस I2 प्लस I2, फिर से क्या चला जाएगा यहाँ से I1। तो बैटरी ने जितना करंट लिया दिया, उतना ही करंट वापस भी लिया। ये बैटरी का सबसे बड़ा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रूल है यहाँ पर। ठीक है, तो आप सब करंट के बारे में अच्छे से देख सकते हैं, देख लो, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। फिर हम इसके ऊपर क्रिचॉफ लॉ लगाएंगे। इसमें क्रिचॉफ लॉ लगा सकते हो, देखो ये बिना क्रिचॉफ के लॉ के भी हो जाएगा, सीरीज पैरेलल से, है ना। बट वो सीरीज पैरेलल मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए आपको करंट डिवाइडिंग रूल के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इस क्वेश्चन को क्रिचॉफ से कर लो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी थोड़ी सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, उसके अंदर हम क्रिचॉफ, उसके अंदर हम सीरीज पैरेलल का भी एक कंसेप्ट यूज कर लेंगे, ताकि आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन इस पूरे लेक्चर में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। कुछ भी चीज़ इतनी जल्दी से समझ नहीं आने वाली, मैं पहले बता रहा हूँ। थोड़ा सा
सोच सच के कर पाओगे। ठीक, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमने आई वन निकालना था, आई टू निकालना था, आपको मैंने दिखा दिया आई वन और आई टू लिखा हुई हुआ है सर, इस साइड आई वन और उधर आई टू। यहीं पर कोशिश करते हैं लिखने की, थोड़ा लाइट कलर यूज करते हैं। तो आपने क्रिचॉफ लॉ में हमसे सीखा हुआ है कि यहाँ पर ये पहले हम सर्किट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ए बी सी डी, ए बी सी डी आपको दिख रहा है ना, उस सर्किट पे लगाते हैं लूप। तो इस डायरेक्शन में देखो करंट जा रहा है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आई आर। पता है ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट इज जीरो अक्रॉस अ क्लोज लूप, राइट। इसके अक्रॉस क्या होगा, आई इंटू आर। आई क्या है, आई वन, और आर क्या है 0.2। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस 0.2 आई वन। यहाँ पर आ जाओ, नीचे 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 नीचे, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस करंट कितना है, आई वन माइनस आई टू, इंटू में आर कितना है 0.2। ठीक, और वापस यहाँ चले जाओगे तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो आपका इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, तो प्लस 130 इज इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा इत्मीनान से सोल्व करते हैं। 0.2 आई वन माइनस 0.2 आई वन प्लस 0.2 आई टू इज इक्वल टू 130 वोल्ट। अच्छे से देख लो, कोई इशू इसके अंदर आए तो पूछो। अच्छे से देखो ध्यान से, इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, इसको आगे चलिएगा दे। 0.2 I1 और 0.2 I1 कितना होता है, माइनस का 0.4 I1। अच्छे से देख लो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 0.2 I2 इज इक्वल टू 130 वोल्ट। ये हमारी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन वन। ठीक है, या माइनस जरूर लगा देना, ये भूल गया मैं। इस इक्वेशन में हमारे यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस। माइनस दोनों जगह हमारे पास क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, क्योंकि ये प्लस 130 है, तो जाके इट वुड बी माइनस 130। सो ये हमारी इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन। ठीक, सेम सर्किट को हम दोबारा देखेंगे। ठीक है, इसी सर्किट को हमको दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन निकालनी है। अभी थोड़ा सा बड़ा लगेगा, मैं पहले भी बोल रहा था, बट अब थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा ना, क्योंकि एक एक स्टेप अगर बताना है, वरना सॉल्यूशन खोल के बता दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर करके देखना है इसको ध्यान से। अब दूसरा लूप हम देखते हैं, दूसरा लूप कौन सा देखोगे। दूसरा लूप आपके ऊपर है, आप कोई भी देखना चाहो तो कोई भी लूप देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात होगी नहीं। बट फिर भी अगर आपको देखना है तो आप ये वाला लूप देख लो, चाहे ये ये ये, यानी बी ई एफ जी। ठीक, इसको आराम से देखो, कोई भी दिक्कत रहे इसके अंदर तो दोबारा पूछना। चले, आइए देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं अगेन। यहाँ से करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था आपको याद हो तो, यहाँ से गया था हमारे पास, मैं इससे लिख, तो यहाँ से हमारे पास गया था आई वन, आई वन, और इधर चला गया था आई टू, आई टू, आई टू। ठीक है, यहाँ से कितना आया था, यहाँ से जो आया था वो क्या था, आई माइनस आई, आई वन माइनस आई टू, ये लिखा था ना हमने। हाँ, चलिए, अब लूप है हमारे पास बी ई एफ जी। ठीक, इसके अंदर ध्यान से देखो, अगेन आई इंटू आर यहाँ करोगे तो क्या आएगा, आई तो आई टू है, तो 0.2 I2 माइनस का 0.2 I2, यहाँ पर आई टू अगेन माइनस का 1 I2, यानी आई टू ही लिख सकते हो सिंपल। और यहाँ पर फिर से अब देखो, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो हम यहाँ पर माइनस की जगह क्या लिख देंगे, प्लस 0.2 I1 माइनस आई टू इज इक्वल टू, वापिस बी पर पहुंच गए, तो आंसर किसके, बी से स्टार्ट किए थे, बी पर वापिस पहुंच गए, जीरो। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया करो, पूरे लूप पे लगा रहे हो जीरो। ठीक, अच्छे से देख लो भाई, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि अभी तक मैं देखो करंट की डायरेक्शन में ही चल रहा था, लेकिन जब मैं ऊपर गया करंट नीचे आ रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो प्लस लिखा।
करंट हमेशा हाई से लो जाता है ना, लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं लो तो हाई जा रहा हूँ, यानी तो मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे रास्ते में आ रहा है वो बढ़ रहा है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। 0.2 I2 माइनस का I2 प्लस 0.2 I1 -0.2 I1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको देखो, 0.2 I2 पॉइंट -0.2 I1, इसके अकॉर्डिंग आप आराम से इसको देख सकते हो। देखो, 0.2 I2 और -I2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2 I2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.2 I1 और -0.2 I1, ध्यान से देखना। 0.2 I1 और माइनस का 0.2 I2, आई थिंक राइट, क्या कर दिया मैंने, है ना। 0.2 I2 -I2 माइनस 0.2 प्लस 0.2 I1 -I2, इसको सोल्व किया तो 0.2 I2 0.2, राइट। देख लो अच्छे से, कोई इशू हो तो फिर पूछो, चले आगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये एक I2 की टर्म है, ये दूसरी I2 की टर्म है, ये तीसरी I2 की टर्म है। इन सबको सोल्व करके मैं ना अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो, 0.2 I2 और 0.2 I2 हो गया 0.4 I2, और ये फिर से एक और है तो 1.4 I2। ठीक है, I2 की टर्म है ना देखो, और प्लस में 0.2 I1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छे से देख लो, इस पूरे क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा, चाहे टाइम लगे, क्योंकि आज हमने सिर्फ इसके क्वेश्चन ही देखने हैं, एक दो ही और, एक और देखेंगे अलग अलग मेथड के। ठीक, अच्छा, ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। तो दो इक्वेशन जो हमने लिखी हैं वो कौन कौन सी थी। पहली इक्वेशन तो ये थी, क्या, -0.4 I1 प्लस 0.2 I2 इज इक्वल टू -130, प्लस 0.2 I2 इज इक्वल टू -130, इज इक्वल टू -130 वोल्ट। इक्वेशन वन, एंड इक्वेशन टू वुड बी 1.4 I2, इसके नीचे लिख देते हैं ना, और इधर कितना है 0.2 I1 इज इक्वल टू 0, राइट। और देखो, इन दोनों को सोल्व करना है तो सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे ना। तो आपने तो I2 ही निकालना है। सेकंड इक्वेशन को देखो, पहली इक्वेशन तो एज इट इज लिख रहा हूँ, -0.4 I1 प्लस 0.2 I2 इज इक्वल टू -130 वोल्ट। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.4 I1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.8 I2 इज इक्वल टू 0। ये 1 और 2 आ गया, अब इसको सोल्व कर दो, ये तो कट गया, प्लस और प्लस ये हो जाएगा। अब इसको अब ध्यान से देखना, एक खास बात इसके अंदर, अब वो प्लस में था हमारे पास 0.2 I2, है ना, प्लस में हमारे पास क्या आया था 0.2 I2, और यहाँ पर अब हमारे पास क्या आया है, प्लस में 2.8, 2.8 शायद, राइट। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1.4, 0.1.4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2.8, क्या आया हमारे पास 2.8, और यहाँ पर आया 0.2। अब ध्यान से देखो, अब या तो मैं इसको 3 से कर सकता हूँ, है ना। ध्यान से एक अच्छे से चीज देखना है इसके अंदर, इसको ही मैं अब अगर 2 से कर दूँ तो, ठीक है, आई कुछ तो, अच्छा, सो सॉरी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो इनको आंसर भी तो माइनस में आएगा, ओ शिट, तो सॉरी 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 सॉरी, इसको माइनस करो, देख लेना, थोड़ी बहुत गलती कभी भी हो जाती है, तो ये प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा, राइट। कैसे, क्या किया मैंने, बस ये प्लस का था ना, ये माइनस का करना था, क्योंकि ये सारी चीजें माइनस में थी, हमने ऐड तो कर दिया, साइन छोड़ दिया था बस। तो कितना हो गया, मैं तो भी एक्सप्लेन दोबारा भी करता हूँ, माइनस का 2.6 I2 इज इक्वल टू माइनस का 130 वोल्ट, माइनस से माइनस कट जाएगा, I2 किसके इक्वल आ जाएगा 50 वोल्ट, और I2 ही क्या है हमारे पास, करंट थ्रू दिस 1 ओम रेजिस्टर, लेकिन कौन सी बैटरी से, 130 वोल्ट से। तो I2 क्या आ गया हमारे पास 50 वोल्ट, एक बार तो हमारा, सॉरी 50 वोल्ट क्यों, 50 एम्पियर,
ठीक है। क्या किया मैंने, मैं दोबारा बता देता हूँ हल्का सा। देखो, मैंने 130 वोल्ट की 1110 वाली बैटरी को शॉर्ट किया, किरचॉफ फ्लो लगाया, ए बी सी डी लूप लिया, ये इक्वेशन बनी थी, ये वाली पूरी। ऐसे ही फिर मैंने किरचॉफ फ्लो लगाया इस वाले छोटे वाले लूप में, ठीक है, ये इक्वेशन है। यहाँ पर इक्वेशन में ये सारा कुछ ऐड करके माइनस का आ रहा था, तो ये लिख दिया माइनस का। तो दो इक्वेशन ये बनी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैंने नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये दोनों सेम हो जाए और कट जाए। जैसे ही कटे तो आंसर क्या आया हमारे पास, 50 एम्पियर। आई टू की वैल्यू 50 एम्पियर आ गई, लेकिन अभी तो एक वोल्टेज को शॉर्ट किया। ठीक है। ऐसे ही ये सारा से ज़्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और ये वैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो जनरली एलटी में नहीं आते। वो जनरली गेट नेट और इन चीज़ों में आते हैं, और हमारे जो बीएससी लेवल्स के पेपर आते हैं। बट क्योंकि अब सिलेबस में है तो आप एक बार देख लो अच्छे से। ठीक। आइए अब इसको देखते हैं। अब देखो, मैंने 110 130 वाले वोल्ट को वो कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब किसकी बारी है, 1110 वाले, 110 वाले की। आइए देखते हैं 110 वाले में क्या है। देखो, सेम वही सब कुछ। अब लेकिन करंट यहाँ से निकलेगा, I1 यहाँ से चला गया, मान लो फिर से I2, यहाँ से कितना जाएगा, I1 माइनस I2, फिर I1 माइनस I2, यहाँ से आएगा I1 माइनस I2, और यहाँ से फिर से घूम के क्या आ रहा होगा, I2। ये मिलकर यहाँ पर वापस से I1 चला जाएगा अंदर। ठीक है। अब सर्किट में भी, इसमें भी लूप लगा दो। पहला लूप तो सिंपल होता है, ए बी सी डी, है ना, एक बैटरी का इंक्लूड कर दिया करो बस। तो इसके अंदर देखना, यहाँ से जा रहे हो इधर से, तो माइनस का 0.2 I1। ठीक, फिर से दोबारा यहाँ जा रहोगे, माइनस का 0.2 I2 हो गया, इस पे आ गया ना। फिर माइनस का I2 इज इक्वल माई प्लस का 110, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को सही से करे हो सोल्व अगर, तो -0.2 I1 माइनस 0.2 और ये 1.2 I2 इज इक्वल टू -110। ये होगा इक्वेशन 1। अच्छे से इत्मीनान से टाइम लगा के इसको देख लो, और मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। हमने लिखा पॉइंट माइनस का 0.2 I1, यस, यहाँ पर फिर इसकी इक्वेशन हो गई, यस, ये इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है। अभी भी किसी को कोई डाउट रह रहा है तो प्लीज़ पूछना। ठीक है, हमने क्या किया है आप ध्यान से देख लो। फिर भी कुछ रहता है कि कैसे करना है, तो हम आराम से इसको देखेंगे। बट हमने इतना तो देख लिया कि कैसे कैसे हमारी इक्वेशन सोल्व हुई हैं। बट फिर भी हमारा कुछ रह जाए तो हमने पहले लिखा 0.2 I1, फिर हमने लिखा माइनस का 0.2 I1, माइनस का 0.2 I2, फिर हमने लिखा माइनस का I2, प्लस में लिखा हमने 2, तो 0.2, और ये हो गया हमारे पास। ठीक। चलिए, तो हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ हमारी आगे बढ़ते हैं। ठीक। चलो, नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में हम मैं इसी को दोबारा से कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसी इमेज को। अब सेकंड लूप जो है वो आप कोई भी ले सकते हो, आप चाहो तो। देखो, मैंने अलग अलग लूप लिए ना, इसमें भी आप देख लो। ये मान लो ए बी सी डी था हमारे पास, इसको नाम दे दो ई एफ। तो आप चाहो तो अब ए डी ई एफ भी ले सकते हो, और आप चाहो तो ए बी सी डी तो आपने ले ही लिया। अब आप ए ए डी ई एफ भी ले सकते हो। अब आ जाओ, ए डी ई एफ ले लेते हैं फिर। ठीक है, और चाहो तो पूरा लूप भी ले सकते हो, ए बी सी ई एफ। पर पूरे लूप में कभी कभी ऐसा रहता है कि वही सेम इक्वेशन हमारे पास आ जाती हैं, तो आप ले वो भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके ऊपर है। अब ए डी ई एफ ले लें अगर हम, तो ध्यान से देखना करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। I1 I1 यहाँ से गया था I1 माइनस I2, और इधर भी गया था I1 माइनस I2, राइट, क्योंकि इस ब्रांच में चला गया था I2। इधर चलेंगे तो फिर से -0.2 I1, इधर गया हूँ ना इस वाले पे, और इधर गया हूँ तो माइनस I1 माइनस I2, और साथ में आ रहा है 0.2, और इधर जा रहा हूँ वापस माइनस का 110 प्लस का 110 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे तो 0.2 I1, चेक कर लो पहले तो इक्वेशन को, -0.2 I1, और ये माइनस मिलके +0.2 I2 इज इक्वल टू -110 वोल्ट। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -0.4 I1 प्लस 0.2 I2,
इज इक्वल टू -110 वोल्ट। अच्छे से देख, इक्वेशन क्या बनी है मेरी, आप देख सकते हो, आराम से इत्मीनान लो और टाइम से इसको देखो। ठीक है, क्या है इक्वेशन, 0.2 I1 0.2 I2 सॉरी, और हमारे पास फिर उसके बाद क्या है, माइनस का 0.4 I1 इज इक्वल टू 110 माइनस। ठीक, आई थिंक अब क्लियर होगा ये, कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए। चल चल, तो हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, मैं दोनों इक्वेशंस को आपके सामने रखता हूँ। ध्यान रखना थोड़ा लंबा हो सकता है, मैंने बोला ही था पहले ही, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था। पहली इक्वेशन क्या है, ये 0.21 वाली है ना, तो इसको लिख दो -0.2 I1, और साथ में क्या है, माइनस +1.2 प्लस वन पॉइंट -1.2 I2 इज इक्वल टू -110 110 सर। ठीक, और सेकेंड इक्वेशन ये थी 0.4 माइनस का I1 प्लस 0.2 I2 इज इक्वल टू -110। ठीक, अब देखो फिर से इन दोनों इक्वेशंस को हमने कैंसिल करना है। एक इक्वेशन हमारी -0.4 I1 प्लस 0.2 I2 इज इक्वल टू -110, दूसरी हमारे पास क्या बनी है, 0.2 I1 माइनस 1.2 I2 इज इक्वल टू -110। चलिए आइए देखते हैं, किसी में किसी को कोई इशू होना नहीं चाहिए। आओ, चलो, अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या क्या आ रहा है, अच्छे से देखो इसको। 1.2 आपके पास आ गया। अब 1.2 वाली इक्वेशन से हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं, राइट। अभी 0.2 है, यहाँ 0.4 है, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो काम बन जाएगा। आओ देख के करते हैं, ये हो जाएगा 0.4, सॉरी हाँ 0.4 ही हो जाएगा ना, आप देखो ध्यान से। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 0.4 आ रहा है। आप अपने हिसाब से देखो, कोई भी इशू आए, ठीक, करो, सॉल्व कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। आओ, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे, माइनस, फोन ही बहुत आ रहा है, माइनस 0.4 I1 माइनस 2.4 I2 इज इक्वल टू माइनस का 220, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करें, और दूसरी इक्वेशन एज इट इज लिख दो, -0.4 I1 प्लस 0.2 I2 इज इक्वल टू -110। अब इसको सोल्व करना कितना आसान हो जाता है, माइनस का हो जाएगा पॉजिटिव, कट जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आएगा ये माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2.6 I2 इज इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 110। तो इसको I2 में क्या हो जाएगा, 110/26, 110/26। अब इसको कैलकुलेटर से कर लो या जैसे भी कर लो, ये आंसर आ जाएगा अपने पास 42.30 एम्पियर। ठीक, अब ये भी क्या है, आई टू क्या माना था हमने, इसके अक्रॉस करंट। तो इस बार आई टू जो आया है देखो, एक बार आई टू आया हमारा 50 एम्पियर जो सबसे पहले आया था, ये देखो। दूसरी बार जो आई टू आया हमारे पास कितना आया अभी, 42.30, तो ये भी आया। दोनों को जोड़ के क्या आया, 92.30, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज थे। आप देखो तो अगर एक नेगेटिव आती तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, ऐड करते लेकिन साइन के साथ, दोनों को ऐड किया। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन थ्योरम हमें कहती है। इसको मैंने डिटेल में करवाया है, इसीलिए देखो कन्फ्यूजन हो जाती है, गलती करते टाइम, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना करते रहना करते रहना, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी दिक्कत हो, इसलिए एक एक स्टेप करवाया हुआ है इसके अंदर, और कुछ बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसमें क्रिच लॉ ना लगाए तो और भी आसान हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, बट उसके लिए आपको और प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं जनरली क्रिच लॉ को अवॉइड करता हूँ। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, मैं इसको बिना क्रिच से करूँ तो वो ज़्यादा अच्छे से मेरी प्रैक्टिस बनी हुई है, ठीक है। हाँ, अगर अब गलती से एक आधा स्टेप उधर हो जाए तो बोलना मत। अब जैसे इसके अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस रजिस्टर जो है, इसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे इसके अक्रॉस, तो यहाँ से भी वही
पहले मैं एक बैटरी के सर्किट को क्या करूँगा, हमारे पास शॉर्ट कर दूंगा। आओ करते हैं, मैं इस सेम सर्किट को दोबारा बनाता हूँ, सेम सर्किट को आप लोगों के लिए। ठीक, यहाँ पर बना दिया। अब सिर्फ ध्यान से एक बात देखना, ठीक, अगर इसको अच्छे से, अगर मैं इसको सही करता हूँ, चलिए, तो इसको अभी अगर आप चाहते हैं तो क्रिचॉफ, देखो कई क्रिचॉफ में मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारे एक प्रैक्टिस क्रिचॉफ की भी होगी, तो मैं आपको इसको दोनों मेथड से अगर कराना चाहूँ तो करा दूंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम क्रिचॉफ से कर लेते हैं, मतलब इसके दो सर्किट बनेंगे ना, एक बार हम 20 वोल्ट को शॉर्ट करेंगे क्योंकि करंट हमें निकालना है 3 ओम वाले में, इस वाले में। एक बार हम 20 वोल्ट को शॉर्ट करेंगे, एक बार 40 वोल्ट को। अभी मैं 20 वोल्ट को वैसे का वैसे कर रहा हूँ, 40 वोल्ट को अगर शॉर्ट कर दूँ, या 40 वोल्ट को वैसे का वैसे, अभी मैं मान लो 20 वोल्ट को वैसे का वैसे रख रहा हूँ, और मैं किसको शॉर्ट कर रहा हूँ, इसको 40 वोल्ट को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे का ऐसे लगा दिया, ठीक। यहाँ पर अब एक तार है, ये कंसीडर करना, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इसको एक बार किरचॉफ से कर लेते हैं, दूसरे वाले को जब 40 वोल्ट को करेंगे तो मैं आपको वो सीरीज पैरेलल वाले से भी करवा दूंगा। आइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस और हो जाएगी हमारी। सॉरी। अभी इसी के अंदर ध्यान से, अब करंट लेना है, इसके अक्रॉस करंट लेते हैं। सपोज ये करंट हो गया हमारे पास, अब इसको आई मान लो, चाहे आप, ये आई करंट आ रहा है, ये भी आई जाएगा, यहाँ से यहाँ चला गया सपोज I1, तो यहाँ पर क्या बचेगा, I माइनस I1, राइट। यहाँ से फिर I माइनस I1 आएगा, अब वो सिर्फ वायर है, I माइनस I1, ये मिलकर फिर से क्या हो जाएंगे, I। अब इसको ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये देखो, ये सेम करंट की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे बोलेंगे -5I, इस लूप में लगा रहूंगा। किस में लगा दो, बड़े वाले में लगा दो, छोटे वाले में, सॉरी, ABCD, ठीक। -5I, माइनस का 3I1, प्लस का 20, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन भी यहीं आ जानी चाहिए। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए आप चाहो तो दूसरा लूप भी ले सकते हो, और यही वाला लूप भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा लूप ले लो, चाहे बड़े वाला लूप ले लो। अब मान लो ये वाला ले लेते हैं आप, ये वाला, ठीक, I माइनस I1 वाला, जिसके अंदर 3 भी आ रहा है, ये वाला BCD, BD EC, सेकेंड वाला BDECB, इसको ले लो, ठीक। यहाँ से चलेंगे अगेन, माइनस का 3I1, या इधर से जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, C से C, मैं इसको पूरा नेमिंग करूँ ना वैसे जैसे चल रहे हैं, हम चलेंगे C से B, B से D, D से E, E से C, ठीक। अब लिख दो। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, फिर अगेन, अब देखो मैं करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूँ। आप चाहो तो सेम में भी जा सकते हो, अपोजिट में भी जा सकते हो, मैं अपोजिट जा रहा हूँ अभी। आओ देखते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक। अब अगर ऐसे जाना है तो फिर बी से लिखना पड़ेगा। अभी मैं अपोजिट जा रहा हूँ, तो माइनस का 3I1, और यहाँ पर ऊपर गया, और अब इधर देखो, अब सेम डायरेक्शन हो गई, प्लस का, अब ये प्लस का हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 6I माइनस I1, और वापस इधर आ जाएंगे 0। कैसे करा देखो, मैं ऊपर गया हूँ लेकिन करंट आ रहा है नीचे, इसलिए मैं पहले नेगेटिव लगाता था, इस चीज को अब पॉजिटिव लगा दिया, क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन के सेम ही जा रहा हूँ, तो वो नेगेटिव लगा दिया। कई लोग इसको उल्टा भी लिखते हैं, तो आप उल्टा भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर सेम कन्वेंशन यूज करना। इसको सोल्व करेंगे तो 3I1 माइनस 6I माइनस 6I1, माइनस माइनस प्लस, इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको सोल्व करोगे, 3I1 प्लस 6I1 हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आपको सबको पता है, आप इसको लिख सकते हो 9I1 इज इक्वल टू 6I। तो दैट इम्प्लाइज, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 3 3, ये हो जाएगा 3/2I1 इज इक्वल टू आई की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, आई जो आ रहा है वो 3/2I1 आ रहा है, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, ये वाली, इसी को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू। ये इक्वेशन क्या कहती है, ये इक्वेशन कह रही है 5I1 माइनस का, ये दैट इम्प्लाइज का साइन यहाँ पर लगता नहीं है, कोमा लगा देते हैं, ठीक, माइनस का 3I1 और प्लस 20 इज इक्वल टू 0,
तो आई की जगह मैं अब क्या लिख सकता हूँ, आई वन की जगह आई की फॉर्म में लिख सकता हूँ, या आई की जगह आई 5 आई है ना, तो आई की जगह मैं आई वन की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो माइनस तो 5 है ही, 3/2 आई वन -3 आई वन प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा -15/2 आई वन माइनस 15/2 आई वन -3 आई वन इज इक्वल टू माइनस का 20। ये माइनस माइनस सब उधर करके प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस हट जाएगा सारा। तो इसको लिख दोगे आप 15/2 आई वन प्लस 3 आई वन इज इक्वल टू 20, और आई वन निकाल दो। 50, ये 2 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो 2 3 6, तो 15 आई वन प्लस 6 आई वन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये 15 और 6 कितने होते हैं, 21। तो 21/2 आई वन इज इक्वल टू 20। आई वन कितना हो जाएगा, 40/21। ठीक, 40/21, और 40/21 अगर मैं फटाफट करने की कोशिश करूँ कैलकुलेटर से, तो आ जाएगा 1.90। ठीक है, अगर एम्पियर में है तो सारा कुछ, यस। तो 3 ओम के अक्रॉस जो मैंने करंट माना था वो क्या आया था मेरा, उसको मैंने आई वन बोला है, तो आई वन ही निकाला है मैंने। आई वन कितना आया मेरा, 40/21। ठीक है, क्या, 40/21 आई, तो ये हो गया एक बार आई, यानी वो 1.90। अब सेम अगर दूसरे मेथड से करूँगा, अब दूसरी शेड को शॉर्ट करते हैं, आओ। सबसे पहले हमने किसको शॉर्ट किया था, इसको शॉर्ट किया था। इसी इसी इमेज को मैं दोबारा लेके जाऊंगा, आप देखना। इस, ठीक, इसको देखते हैं। अब मैं किसको शॉर्ट करूंगा, 20 वोल्ट वाले को शॉर्ट कर दिया। मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक क्या है, लाइन है, सिर्फ एक लाइन, और कुछ नहीं, कोई भी बैटरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है। ठीक, आइए इसको इससे मिटा देते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब एक लाइन है। चलिए, अब इसको कंसीडर करना है आपको। अब इसको कैसे कंसीडर करते हैं, देखो दूसरा तरीका क्या, अभी तो मैं किरचॉफ लॉ से करा रहा था, आंसर आ गया था। अब इसको सीरीज पैरेलल से करते हैं। क्या इसी सर्किट को मैं ऐसा बना सकता हूँ, देखो ये पॉइंट हमारे पास अगर ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट भी बी होगा और ये पॉइंट भी बी होगा, क्योंकि सेम वायर से कनेक्टेड है। तो ये भी दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल में, क्योंकि दो सेम पॉइंट के बीच में है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये 3 वोल्ट 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ऐसे। ये 3 ओम का, ये 5 ओम का, ये 6 ओम का, और इनके साथ क्या कनेक्टेड है, बैटरी। तो आप देखो इस सर्किट को, क्या मैं, मेरे को अभी भी क्या निकालना है, ये मत भूलना, मेरे को 3 ओम के अक्रॉस करंट निकालना है। अब मैं इस सर्किट में पहले टोटल करंट निकाल लूँ, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल में है, और 5 और 3 का जब पैरेलल सोल्व करूँगा तो कितना आएगा बता सकते हो, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 15/8। पैरेलल में सोल्व करोगे 5 और 3 को, तो क्या आएगा, 8, 15/8। 15/8 हमारे पास आया, मैंने सिर्फ यही लिखा है, राइट। अब क्या इसी को, यही रेजिस्टेंस इसके साथ किस में है, सीरीज में, और कितने वोल्ट हो गई, 40 वोल्ट। तो अब क्या इसके अंदर मैं करंट नहीं निकाल सकता, बताओ, करंट निकाल देते हैं अब। तो ये दोनों सीरीज में, ये वोल्ट 40 वोल्ट है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस सीधा ऐड होते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा अपने पास, 15/8 प्लस 6, दो ही तो है रेजिस्टेंस, राइट। ये तो हो गया रेजिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, 8×6 = 48, यानी 15 प्लस 48/8, यानी ये हो जाएगा अपने पास 63। यस, 63/8 इज इक्वल टू आर। और v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ये टोटल की बात हो रही है, तो वोल्टेज कितनी है अपने पास, 40 वोल्ट, उसी को मान रहे हैं ना, आई पता नहीं, आर 63/8। तो इसको करोगे 832, 320/63 इज इक्वल टू आई, यानी इसको अगर मैं कैलकुलेटर से अभी सोल्व करता हूँ फटाफट, तो आंसर आ रहा है 5.07। लेकिन ये टोटल कंपेयर करंट है,
मेरे को तो किसके क्रॉस निकालना है, सिर्फ 3 ओम के क्रॉस। मैंने टोटल नहीं निकाला, मैंने सिर्फ किसके क्रॉस निकालना है, 3 ओम के क्रॉस। ठीक है, 3 ओम के क्रॉस में कैसे निकालूंगा, सिंपल। 3 ओम के क्रॉस मेरे को निकालने के लिए करंट डिवाइडिंग रूल लगाना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इसलिए लोग घबराते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ था ना, मेरा 6 ओम का रेजिस्टेंस था और 3 और 5 के ऐसे पैरेलल में थे, राइट। 6 ओम का था और 3 और 5 के मेरे पास पैरेलल में थे, और इसके साथ कौन सी बैटरी अटैच थी हमारे पास, 40 वोल्ट की बैटरी, राइट। तो जब यहाँ से करंट निकला टोटल, उसका एक पार्ट यहाँ गया होगा, एक पार्ट यहाँ गया होगा, मेरे को 3 के ओम के निकालना है। तो मान लो ये टोटल आई करंट था, यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया। तो आपको पता है इसको करंट डिवाइडिंग रूल भी कहते हैं, करंट डिवाइडिंग रूल। अगर दो सर्किट पैरेलल में हो, मेरा मेन एम है 3 ओम में रेजिस्टेंस में करनी, अगर दो सर्किट पैरेलल में हो तो मैं करंट डिवाइडिंग रूल के अकॉर्डिंग ये लिख सकता हूँ। सपोज अगर दो की ही बात हो रही है, सिर्फ दो के लिए भी मैं ये वाला जो फॉर्मूला है वो बता रहा हूँ। अगर मेरे को I1 निकालना है, क्या निकालना है, अगर मेरे को I1, तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, R2, और नीचे टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, और मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल करंट से। सिमिलरली अगर I2 निकालना होता तो मैं क्या करता, ऊपर रखता R1, नीचे लिखता टोटल रेजिस्टेंस और फिर मल्टीप्लाई कर देता टोटल करंट से। क्योंकि अभी I1 ही निकालना है, इसीलिए मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अब I1 क्या है सर, निकालना ही है 3 ओम के अक्रॉस। R2 क्या है, ये 3 के उल्टे वाला रेजिस्टेंस, दो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस है, इसको R1 बोलो, इसको R2। तो R2 क्या हो जाएगा 5, दोनों का ऐड करो, 5 और 3 8, और टोटल करंट कितना हो जाएगा अपने पास, जो अभी निकाला है टोटल करंट देखो 5.07। इसको अगर आप कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5.07, ये हमारे पास आ जाएगा 3.168, यानी 3.17। ये किसके क्रॉस करंट आया, 3 ओम के क्रॉस। तो एक बार तो 3 ओम के क्रॉस करंट कितना आया, 3.17। दूसरी बार जो हमने निकाला था पिछले, वो कितना आया था, 1.90। तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल आई कितना आया, 3.17 प्लस 1.90, यही हमारे पास आंसर आएगा देखो, 5.07। आई थिंक ये सुपर पोजिशन थ्योरम आपको अब क्लियर होगी। इसको थोड़ा सा ऐसे ही समझ के करना पड़ेगा, वरना ये हमारा थोड़ा काम खराब कर सकती है ना। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन तो बेस ऐसी ही रहेगी, ठीक। इसको सुपर पोजिशन थ्योरम कहते हैं। अब मैं आपको ना एक होमवर्क देता हूँ, इसी को आप करंट सोर्स की हेल्प से एक बार करके आना। ठीक है, अगर आपके पास कोई करंट सोर्स हो मान लो, तो उसकी हेल्प से ये सेम क्वेश्चन करके आना, करंट सोर्स की हेल्प से। अब ये आपके ऊपर है, अब करंट सोर्स को क्या करोगे आप, ओपन सर्किट कर दोगे। करंट सोर्स को कैसे कर दोगे आप, ओपन सर्किट कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कोई क्वेश्चन है, 8 ओम, 4 ओम, ये वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट, ठीक, ये है 3 एम्पियर। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपको क्या निकालनी है, टोटल वोल्टेज निकालनी है इसके अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम। अब इसको तो आप एक बार क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट, और इसको कर दोगे ओपन सर्किट। जब इसको ओपन सर्किट करोगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, ऐसा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस जब करंट ओपन सर्किट में होता है तो करंट में इधर करंट ही नहीं जाएगा, तो सिर्फ ये सर्किट होगा। और ये सर्किट कितना आसान हो गया, दिख रहा है। तो पहले इस केस में इसके अंदर वोल्टेज निकालना, फिर इसको शॉर्ट सर्किट करना, वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। हालांकि ये बहुत थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं होगा कि आप पर ऐसा भी नहीं होगा कि आपको नहीं होगा। ठीक है, इसको करना, अब वोल्टेज निकालना है इसके क्रॉस, हो जाएगा। करंट सोर्स में आप याद रखना, यहाँ से करंट छोड़ देना 3 एम्पियर का, बस अभी के लिए। ठीक, ट्राई करना, इसको हो पाए तो बढ़िया।
लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, बट आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी करंट सोर्स के भी। ठीक है, मैं हमने अलग अलग कंसेप्ट का यूज़ करके ये क्वेश्चन किए हैं, बट फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ पूछना, इस क्वेश्चन को करना एक बार ट्राई। अगर आप कहोगे तो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, थोड़ी सी ट्रिकी तो है भाई ये, इसलिए थोड़ा सा बीएससी टॉपिक को हम बाद में करने की कोशिश कर रहे थे, बट करेंगे अब। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेसिप्रोसिटी थ्योरम वो क्या बोलता है हमें, उसको सिर्फ आपने थोड़ा सा समझना है। आइए देखिए, रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमें क्या बेसिकली हमें क्या क्या बोलेगी, उसके बारे में आप ध्यान से सुनना। मैं इसकी स्टेटमेंट भी दिखूंगा पहले, और उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इसका एक नेटवर्क लगा देते हैं। सपोज ये रेजिस्टेंस है हमारे पास R1, R2, ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है, कोई ये सेल लगा हुआ है। ठीक, ये कोई सर्किट है R3। सिमिलरली ऐसा ही कोई सर्किट है यहाँ बना देते हैं, बिल्कुल सेम सर्किट है, देख लो। ठीक, मैंने क्या किया है, ये बैटरी मान लो V1 थी, यहाँ पर भी V1 है। वो बोल रहा है कि सपोज यहाँ पर पहले करंट जा रहा था I1, और यहाँ करंट जा रहा था I2। यहाँ करंट अब जाएगा हमारे पास सपोज I1 डैश, और यहाँ पर चला जाएगा I2 डैश। ठीक, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर एक ऐसा सर्किट है, अगर एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स है, कैसा सोर्स है, सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स। देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बैटरी लगाई है V1 वोल्टेज की, सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स की। ठीक, लीनियर सर्किट होना चाहिए, ये भी लीनियर सर्किट होना चाहिए। ठीक, अब वो कह रहा है कि इसके अंदर अगर ये V1 वोल्टेज लगाने से यहाँ पर जो करंट था I2 आ रहा था सेकंड ब्रांच में, सेकंड ब्रांच में जो करंट आ रहा था वो I2 आ रहा था, और अगर मैंने इस वोल्टेज को यहाँ से उठा के दूसरी ब्रांच में लगा दिया, तो इसके लिए सेकंड ब्रांच ये होगी जो कि करंट दे रही है I1 डैश। तो वो यही कहना चाह रहा है कि I1 जो डैश होगा वो I2 के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, I1 डैश I2 के इक्वल, मतलब सर ये आपने बेसिक बेसिक देखो, आप किसी भी बुक में दोगे आपको यही, मैंने सिर्फ वही नोटेशन यूज कर रहा है, ज्यादातर यही यूज करते हैं, I1 I2 I1 डैश I2 डैश। तो इसीलिए आपको कभी पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी बुक में खोल लेना रेसिप्रोसिटी थ्योरम में, ज्यादातर यही नोटेशन यूज करते हैं, I1 I2 I1 डैश I2 डैश ज्यादातर। ठीक, तो आप ऐसा लिख सकते हो, I1 इज इक्वल टू I1 डैश इज इक्वल टू I2। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बैटरीज का एक्सचेंज कर देता हूँ, सिंगल बैटरी होनी चाहिए, ठीक है, सिंगल सोर्स इंडिपेंडेंट वो भी, तो इसके कारण इसकी जो सेकंड ब्रांच में करंट आ रहा था अगर वो I2 था, तो इसके कारण इसकी जो सेकंड ब्रांच में करंट आएगा वो भी I2 ही आएगा, बस ये बोलना चाह रहा है। तो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, दोनों बैटरीज के लिए जो सेकंड ब्रांच है उसमें जो करंट रहेगा वो सेम रहेगा। और इसको अगर मैं टर्म्स के थ्रू लिख दूं तो वो कह रहा है फोर, इसको मैं लिख देता हूँ, फोर बाइलेटरल नेटवर्क, है ना, दो नेटवर्क दिख रहे हैं ना आपको, दोनों ब्रांचेस वाले नेटवर्क, विद ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स, अभी मैंने बोला ना विद ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स, द रिस्पॉन्स। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल दिया हमारे पास, द रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो इज कांस्टेंट इवन द सोर्स इज स्वेप्ट। अब ये मैंने थोड़ी मुश्किल वाली डेफिनेशन लिखी है, इसके अंदर एक इजी वाली बात भी बताऊंगा मैं, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट पोर्ट। ध्यान से देखना इसको, देखो इसको समझते हैं। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन होगी, और दूसरी जो हमने अभी बताई है उसके अकॉर्डिंग आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द करंट एट वन पॉइंट
in the circuit due to voltage at second point is same as current at the second point due to same voltage at first। मतलब वही बात होगी ना, इस फर्स्ट वोल्टेज के कारण सेकंड पॉइंट पर जो करंट आ रहा था इस सेकंड वोल्टेज के कारण, इस वोल्टेज की फर्स्ट पॉइंट के कारण इसकी सेकंड पॉइंट का करंट भी सेम होगा। मतलब एक सोर्स का जो सेकंड ब्रांच का करंट है वो दूसरे सोर्स के लिए जो सेकंड ब्रांच है उसके इक्वल होगा। वही बात उसने बोली है। अब ये रिस्पॉन्स, इसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन रेशियो। रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन रेशियो क्या बोलता है हमारे पास, कि सपोज हमारे पास कोई नेटवर्क है, ठीक है, इसके अक्रॉस हमारे पास कोई वोल्टेज लगी हुई है ऐसे, V, और इसके कारण एक करंट आ रहा है इधर 2 एम्पियर। सेम नेटवर्क है हमारे पास, सब कुछ सेम है, यही नेटवर्क है, इसको N से लिख देते हैं, ठीक। और इसके अक्रॉस अब ये मैंने ब्रांच सेम चेंज कर दी, यहाँ पर वोल्टेज लगा दी। अब यहाँ पर जो करंट आएगा वो भी सेम आने वाला है, ठीक है। अगर ये वोल्टेज V है और ये वोल्टेज V है तो ये करंट भी सेम आने वाला है। इसको ज़्यादातर बोलते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, इस सोर्स को। और इसके कारण जो आउटपुट मिला है इसको बोलते हैं एक्साइटेशन, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। तो वो यही बोल रहा है कि इनकी रेशो सेम आएगी। कैसे सर, अभी आपको पता है इसके अंदर जो करंट आना चाहिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर ये वोल्टेज सेम है तो इसके अंदर करंट 2 एम्पियर का आना चाहिए। तो आओ देखते हैं, रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पर V, और करंट एक्साइटेशन क्या है 2। ये इस ब्रांच का रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन रेशियो है, इसका क्या हो जाएगा रिस्पॉन्स V। इसका करंट कितना हो जाएगा हमारे पास I। तो आप दोनों को देख लो, कंपेयर कर दो, I की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ पर भी I 2 होगा। ये वैलिड कब होगा, देखो इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है सेम। मैं सेम ऐसे वही फिगर बनाता हूँ, इसके लिए एक न्यूमेरिकल भी हो गया आपका, ये देखो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये दोनों तरीके से मैंने बता दी, बीएससी में एग्जैक्ट वर्ड जो यूज होता है रिस्पॉन्स एक्साइटेशन, वो मैं आपको बता दिया। ये नेटवर्क था, ठीक, इसके अंदर जो करंट आ रहा है सपोज 2 एम्पियर आ रहा है, और या 3 एम्पियर मान लो। इसके अंदर जो करंट आ रहा है हमारे पास नेटवर्क, अब वोल्टेज इधर लग गई, ठीक है। अब इसके अंदर करंट, अब मान लो, ये मान लो अभी तक तो सेम थे, ये मान लो ये 10 वोल्ट था, और ये हमारे पास हो गया, ये भी 10 वोल्ट होता। दोनों अगर 10 वोल्ट होते तो ये पॉजिटिव नेगेटिव लगा लेना भाई। दोनों अगर 10 वोल्ट होते तो हमारे पास इस ब्रांच में जो करंट आता वो कितना आता, ये कोई भी ब्रांच है ना नेटवर्क 3 एम्पियर, इसमें भी 3 एम्पियर होता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये बोलती है। लेकिन मान लो ये 10 वोल्ट है, अगर आपको ऐसा नेटवर्क, नेटवर्क में कुछ भी हो सकता है ना, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी, अगर मान लो ये 10 की जगह दे देता 30, अब क्या करते, लेकिन रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन रेशियो अभी भी सेम रहती है, इसका रिस्पॉन्स, ये एक्साइटेशन, ठीक है, रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन क्या होगा और रिस्पॉन्स क्या होगा, आप ध्यान से देखें। चलो आइए देखते हैं एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स। अच्छा, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करता हूँ मैं, अभी दिखाऊंगा देखो, ठीक है। हाँ जनरली, सॉरी, यहाँ पर आप अगर इंडिपेंडेंट है, मान लो ये सोर्स है हमारे पास, तो एक्साइटेशन है, अब इसको ऐसे लर्न कर लिया करो। कई बार ना इसकी यूनिट वैसे मोहो और ओम दोनों हो सकती है, लेकिन हम एग्जैक्ट बुक्स वाली लैंग्वेज ही फॉलो करते हैं, ताकि मैं आपको बता दूं। अब इसमें इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं ये, बट हम यहाँ पर एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं। अभी हमारा सोर्स है वोल्टेज, इसके कारण वोल्टेज आ रहे हैं, इसके कारण ये सोर्स है, इसलिए ये एक्साइटेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको एक्साइटेशन बोल दो अभी के लिए। हालांकि उल्टा भी हो सकता है, इसकी यूनिट ओम भी हो सकती है और मोहो भी हो सकती है, मैं बताऊंगा कैसे। तो इसके कारण रिस्पॉन्स आ रहा है, इस वोल्टेज के कारण रिस्पॉन्स आ रहा है, वो रिस्पॉन्स क्या, करंट आना, तो इसको हम रिस्पॉन्स बोल देते हैं अभी के लिए। सिमिलरली यहाँ पर ये एक्साइटेशन हो गई, ये रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, हालांकि उल्टा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो कब होगा इस केस में नहीं होगा, मैं बताता हूँ। एक्साइटेशन, इसके कारण रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, ये तो सही लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे सही लिखा था, चलो कोई नहीं। तब ध्यान से देखना, ये क्या हो गया रिस्पॉन्स, ये हो गया एक्साइटेशन, सॉरी फिर उल्टा लिखा।
एक्साइटेशन, ये रिस्पॉन्स, ये एक्साइटेशन, ये रिस्पॉन्स। आओ, एक्साइटेशन टू द रिस्पॉन्स, मैंने कहा अगर ये 10 वोल्ट होती, ये भी 10 वोल्ट होती, तो यहाँ पर 3 एम्पियर है, तो यहाँ पर भी 3 एम्पियर होता। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है। अगर ऐसा कोई सर्किट आ जाए आपके पास, तो क्या करना है, आपने सिंपल लिखना है रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन 1 किसके इक्वल आएगी, रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन 2। तो रिस्पॉन्स कितना है, 3, एक्साइटेशन कितना है, 10, यहाँ पर रिस्पॉन्स कितना है, आई, एक्साइटेशन कितना है, 30। तो यहाँ पर सोल्व करो, 3 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास, 9। समझ में आ रहा है क्या, अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 3 और 3 क्या हो जाएगा, 9। आई थिंक आप समझ गए होगे क्या दिक्कत आ रही है। तो यानी अगर इस सर्किट में आपको कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं देगा, आपने सीधा ही सोल्व कर दिया, आई की वैल्यू 9। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन रेशियो। तो इसलिए अभी इस डेफिनेशन की लॉजिक बनेगा, द करंट एट वन पॉइंट इन द सर्किट, ये तो हो गया, इससे ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी देखो, फॉर अ बाइलेटरल नेटवर्क विद वन इंडिपेंडेंट सोर्स द रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन रेशियो इज कांस्टेंट। रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन रेशियो कांस्टेंट होती थी। अच्छा देखो, रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन की रेशियो ओम भी हो सकती है, जैसे मैंने लिया था ना V बाय आई। ओम क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट, वो कब आता है, जब V बाय आई करो, और हमने वो भी ऊपर किया था V बाय आई, देखो यहाँ। हालांकि एक्साइटेशन टू द रिस्पॉन्स नहीं, उल्टा हो जाएगा, इसको अगर आप सही करो करना चाहोगे ना, तो ऐसा हो जाएगा। अगर मैं बनाऊं, एक्साइटेशन रिस्पॉन्स कितना है 2, और ये कितना है V, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। और यहाँ पर रिस्पॉन्स कितना है V, सॉरी आई, और रिस्पॉन्स कितना है V, तब भी आई की वैल्यू तो 2 ही आ रही है, बस उल्टे ही रेशो ले रहा हूँ। तो रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन रेशियो वो कितनी आने वाली है हमारे पास, V बाय आई। ये भी हो सकती है ओम, और मोहो भी हो सकती है, यानी आई बाई वी। तो हमें दोनों ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन के हिसाब से जो रिस्पॉन्स था हमारे पास, वो क्या होता है, वोल्टेज थी, और सॉरी करंट था, और जो एक्साइटेशन थी वोल्टेज थी। ठीक है, मतलब जो सोर्स दिया था वो एक्साइटेशन हो गया, जो आउटपुट मिला वो करंट हो गया, मतलब वो रिस्पॉन्स हो गया, राइट। अच्छे से देख लो, आज हमने बहुत थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ा सा हमारा वो रहता है, ये टिपिकल रहता ही है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सुपर पोजिशन थ्योरम, जो कहती है एक सर्किट में अगर दो तीन सोर्स हो, तो हम इंडिपेंडेंट सोर्स हो, तो हम हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स की वजह से वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे या करंट कैलकुलेट करेंगे, और उनका एल्जेब्रिक सम कर लेंगे। और रेसिप्रोसिटी थ्योरम तो बहुत आसान है, वो क्या कहती है, अगर एक पॉइंट का जो वोल्टेज है, उसके लिए सेकंड पॉइंट पे करंट की जो वैल्यू है, वो बिल्कुल सेम आएगी अगर मैं इस वोल्टेज को बदलकर दूसरी ब्रांच में लगा दूं। ठीक है, मतलब जैसे ये वाला मैंने पॉइंट बताया था, आपको दोबारा बता देता है इसी को, कि अगर V1 की वजह से सेकंड ब्रांच में करंट I2 आ रहा था, तो V1 को अगर मैं सेकंड ब्रांच में शिफ्ट कर दूं, तो फर्स्ट ब्रांच में जो करंट आ रहा था वो I2 आएगा। इसको रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहते थे। और इसी को दूसरे तरीके से कहते थे रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन रेशियो। जो हमने क्वेश्चन किया उसमें एक्साइटेशन हमारा वोल्टेज था ही, और रिस्पॉन्स हमारा करंट था, तो दोनों मैंने निकाल के दी। ठीक है, इस दोनों, एक ये प्योर बीएससी का है, ये वाला प्योर बीएससी, ये कभी कभी आपको पढ़ा दिया जाता है एक्स्ट्रा में, ये वाला, ये देसी भाषा समझ लो रेसिप्रोसिटी की, ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट हो गया, तो आपने बेसिक में जाना है। अगर एन वाला समझ नहीं आया आपको तो इट्स ओके, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, सुपरपोजिशन है, रेसिप्रोसिटी इतना नहीं है। चलिए, आज के लिए क्लास लंबी हो गई है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।